नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे विस्तार से समझेंगे। तो वो कौन कौन सी खबर रहेगी, देखिए। अपराधियों को सम्राट की सीधी चेतावनी क्या है, इसे हम लोग आगे समझने वाले हैं। और किस किस मंत्री ने पदभार संभाल लिया है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में आपको बताएंगे मंत्रियों के बारे में। और इसके बाद विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं, इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिर रिहायशी इलाके में उत्पात क्यों मचाते हैं हाथी, ये भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। बेगूसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी घायल हुआ है और काफी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। सम्राट चौधरी ने यह साफ किया कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना ही होगा। अब अपराधियों की खैर नहीं, बदमाशों को बिहार से बाहर जाना ही होगा। ये सीधा संदेश है बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अब किसी भी अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का कायम किया हुआ सुशासन जारी रहेगा। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही पुलिस का एक्शन जमीन पर दिखने लगा है। बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गोली लगी। घायल शिवदत्त सहित 2 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपराधियों को सावधान करते हुए कहा, अब चेत जाएं क्योंकि आ गए हैं सम्राट। सुशासन है, अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट, कोशिश भी मत करना। बिहार में 20 साल से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेवारी किसी को दी है। कड़क छवि के सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपराधियों को चेताते रहे हैं कि वो सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। अब जबकि सम्राट बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में कयासबाजी चल रही है कि क्या यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई तेज होगी और अपराधियों को अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, दिल्ली से अमितेश और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, नीतीश की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सबसे पावरफुल विभाग जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिली है और सम्राट को गृह मंत्री बनाए जाने के मायने समझने के पहले गृह विभाग को आइए समझते हैं कि करके गृह विभाग कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गृह विभाग सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र भी माना जाता है। गृह विभाग जो है किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। गृह विभाग पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का संचालन करता है। अपराध नियंत्रण हो, दंगे रोकना हो, शांति बनाए रखना जिम्मेदारी होती है इस विभाग की। आम नागरिकों के साथ ही विशिष्ट लोगों की सुरक्षा संभालने की भी जिम्मेदारी होती है इस विभाग के पास। गृह विभाग जो है वो पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़े हुए नीतियों का निर्माण भी करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। अब देखिए, इसके बाद आखिर चर्चा क्यों हो रही है सम्राट के गृह मंत्री बनने के बाद में, तो आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, यूपी की तरह ही बिहार में एनकाउंटर जो है वो तेज हो जाएगा और आपको बता दें कि बदमाशों का हाफ ही नहीं फुल एनकाउंटर भी होगा।
यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर चलेगा, और ये एक बार नहीं कई बार कहा गया है। अपराधियों के मन में देखिए डर बैठ जाएगा, आपराधिक वारदातें जो है वो कम हो जाएंगी। और गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों को सीधी चेतावनी दे डाली है। संदेश साफ साफ है कि अब अपराधियों की तो खैर नहीं है। अपराधियों के लिए बिहार में जगह है ही नहीं। बदमाशों को बिहार से बाहर जाना ही होगा, यानी कि बिहार छोड़कर बदमाशों को जाना होगा, वरना कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, सम्राट चौधरी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जाहिर तौर पर पहली बार बीजेपी का कोई नेता गृह मंत्री भी बना है, और पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है। सम्राट चौधरी खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, उनके पास ये बड़ी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई तो उद्योगपतियों का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, और उद्योग लगने से क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा। बिहार में रोजगार मिलने से पलायन भी रुकेगा। और क्या कुछ फायदा होगा आपको बताते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सम्राट चौधरी का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है? इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अपराध पर अंकुश अगर नहीं लगा तो सवाल जरूर खड़े होंगे। आपराधिक वारदात होने पर साफ तौर पर, सीधे तौर पर बीजेपी पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री पूरी तरीके से अब एक्शन में आ गए हैं। ताबड़तोड़ मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालनी भी शुरू कर दी है। ये हैं बिहार की नई खेल मंत्री श्रेयसी सिंह। श्रेयसी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तक जीत चुकी हैं। ये बताने के लिए काफी है कि खेल के क्षेत्र में उनका कितना अनुभव है। नीतीश सरकार का फोकस हमेशा से खेल पर रहा है। ऐसे में खेल मंत्री का पदभार संभालने वाली श्रेयसी सिंह के पास मौका है खेल के क्षेत्र में बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का। हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है। खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते। दीपक प्रकाश 20 नवंबर तक इन्हें शायद ही कोई जानता था, लेकिन आज पूरा बिहार जानता है। बिना किसी सदन के सदस्य बने नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्री बने। दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग में पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि भले ही मंत्री पद उनको अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा की वजह से मिला हो, लेकिन वो अपनी मेहनत से खुद को साबित करके दिखाएंगे। कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाओं का खुद का रेवेन्यू का सोर्स हो। रेवेन्यू के सोर्स पे काम करने की जरूरत है। मेरी कोशिश रहेगी वहां काम करने की। रामकृपाल यादव, इनको कौन नहीं जानता। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके रामकृपाल ने बिहार सरकार के कृषि मंत्री का पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि वो किसानों के हित में काम करेंगे। मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे डाली है। किसानों के हित के लिए मैं काम करूंगा, जो किसानों के हित में काम हो सके। अशोक चौधरी ने भी फिर से ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अशोक चौधरी को बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा। बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। एक एक करके सभी मंत्री अपने विभागों में पदभार संभालते जा रहे हैं। इन सब के ऊपर जिम्मेवारी है बिहार को विकास के पथ पर और ज्यादा तेजी से दौड़ाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब ये समझते हैं कि किस पार्टी के पास कितने विभाग हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो देखिए, बीजेपी के पास 20 विभाग, जेडीयू के पास 21 है, एलजेपीआरवी 2, हम 1 और आरएलएम के पास भी 1 है। अब देखिए, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में मंत्रियों को अपने विभाग में बेहतर काम करने की चुनौती है। मंत्री जो है वो अपने अपने विभाग का पदभार संभाल रहे हैं। पदभार संभालते ही मंत्रियों ने कामकाज भी शुरू किया, और कामकाज संभालने वाले मंत्री जो है वो बेहतर काम करने का दावा भी कर रहे हैं।
तो जो मंत्री अच्छा काम करेगा उसकी हर तरफ चर्चा होगी जाहिर तौर पर, और अच्छा काम होगा तो बिहार का इससे विकास भी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। बिहार के पूर्वी चंपारण में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है बहुत ही तेजी से चल रहा है। दूसरी ओर मंदिर में स्थापित होने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी तैयार हो चुका है, जो कि बहुत जल्द मंदिर में पहुंच जाएगा। विश्व के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में जारी है। सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने के लिए जल्द पहुंचने वाला है। समय लगेगा क्योंकि ट्रक जो है वो 96 टायर का ट्रक है और प्रति घंटा जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर ही रहेगी और कहीं कहीं वायर्स आएंगे, कहीं कहीं कुछ होगा तो ऊपर करना होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे चलेगा और लगभग हम लोग 1 महीने में वो पहुंच जाएगा। शिवलिंग को सड़क मार्ग से 21 नवंबर को महाबलीपुरम से 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया है। रवाना करने से पहले पूजा पाठ की गई, जिसमें वहां के गांव के लोग भी शामिल हुए। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस रूट से आ रहा है सबसे बड़ा शिवलिंग। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महाबलीपुरम, होसूर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनूल, हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, नागपुर, सिवनी, जबलपुर, कंपनी, मैहर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरग, मोहम्मदपुर, केसरिया के रास्ते पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट मंदिर पहुंचेगा। शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय और 3 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है, जिसे फरवरी में विराट रामायण मंदिर में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अगर मंदिर के आकार और इसमें बनने वाले मंदिर शिखर की बात करें तो 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा मंदिर का आकार है। मंदिर में कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, 4 शिखर 180 फीट, 1 शिखर 135, 8 शिखर 108 फीट, 1 शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर के निर्माण होने पर देश ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से भक्त मंदिर की भव्यता देखने पहुंचेंगे, जो कि पर्यटन के लिहाज से भी बिहार के लिए गर्व की बात होगी। तो आइए अब बिहार में बन रहे सबसे बड़े मंदिर के सबसे बड़े शिवलिंग को समझते हैं। देखिए, इस शिवलिंग की लंबाई जो है वो 33 फीट है, जबकि वजन की बात करें तो 210 मीट्रिक टन इसका वजन है। और लंबाई को इस तरह से समझिए कि अगर एक व्यक्ति 6 फुट का होता है तो ऐसे में इस शिवलिंग की लंबाई जो है 5 व्यक्तियों को एक दूसरे के ऊपर अगर खड़ा कर दे तो उससे भी ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। अब अगर शिवलिंग के वजन को समझना है तो कुछ ऐसे समझिए, 210 मीट्रिक टन के वजन को किलोग्राम में अगर बांटेंगे तो वो हो जाएगा 2,10,000 किलो। मतलब ये कि अगर एक व्यक्ति का वजन जो है वो 70 किलो है तो ऐसे में 210 मीट्रिक टन में 70 किलो वाले 3,000 व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। यानी शिवलिंग का वजन 70 किलो वजन वाले 3,000 व्यक्तियों के बराबर है। अब ये जान लीजिए कि ये शिवलिंग कहाँ बना है और कहाँ से लाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो शिवलिंग है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण लाया जा रहा है। और दोनों जगहों के बीच की दूरी जो है वो 2231 किलोमीटर के करीब है। कैसे लाया जा रहा है ये शिवलिंग, तो आपको बता दें कि 46 चक्का वाले ट्रक से इस शिवलिंग को लाया गया है। इस रूट से आ रहा है सबसे बड़ा शिवलिंग। कौन सा रूट है देखिए, ये थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाबलीपुरम से होते हुए होसूर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनूल, हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, नागपुर, सिवनी, जबलपुर, कंपनी, मैहर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, फिर आरा, छपरा, मसरख, मोहम्मद, केसरिया, चकिया, तब ये पूर्वी चंपारण पहुंचेगा। अब आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा ग्राफिक्स
के डिजाइन से आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका रूट क्या होगा। ये 46 चक्के वाला जो ट्रक है जिससे शिवलिंग जो है वो लाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़े मंदिर के सबसे बड़े शिवलिंग को हम आपको समझा रहे हैं और आपको ये बता दें कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो शिवलिंग वाला ट्रक है, जो शिवलिंग लाने वाला ट्रक है, वो चल रहा है। और एक पैदल चल रहे व्यक्ति के रफ्तार की बात करें तो उस हिसाब से ये चल रहा है। अगर ट्रक 24 घंटे भी चले तो पहुंचने में लगेंगे इसको लगभग 19 दिन, कह सकते हैं, इतना लग जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, अगर ट्रक 24 घंटे भी चले तो इसको पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे हाथियों के उत्पात की, हाथियों के आतंक की, जिसने गुमला से लेकर सिमडेगा तक उत्पात मचा रखा है। फसल को नष्ट कर रहे हैं हाथी, कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के आतंक से लोग भी परेशान हैं, दहशत में। जब जंगली हाथी सड़क पर आ जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती है। हाथियों का झुंड, लोगों की भारी भीड़। ये तस्वीरें झारखंड के लिए नई नहीं है, आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। गुमला से लेकर सिमडेगा तक हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। सबसे पहले गुमला की ये तस्वीर देखिए। भरनो प्रखंड में 18 हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। जतरगढ़ी नदी टोली होते हुए सुपा गांव में हाथियों के झुंड पहुंचा और इससे लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों को इलाके से खदेड़ने में जुटा हुआ है। वन विभाग के प्रभारी वनपाल ने लोगों से हाथियों के पास जाने से बचने की अपील की है। धान कटने का समय होने से क्षेत्र के किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित हैं। अभी हाथियों का झुंड मोरगांव मैदान के पीछे एक पतरा में अपना डेरा जमाए हुए हैं। मौके पर मौजूद भरनो थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटे हैं। वन विभाग मुस्तैद है इसमें और पब्लिक से आग्रह करते हैं कि हाथी के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, हाथी से उचित दूरी बना करके रखें। हाथी के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का उनका निजी क्षति किया जाता है, फसल हो या फिर घर हो या फिर किसी भी प्रकार का क्षति होता है, तो वन विभाग उसको कागजी प्रक्रिया जल्द से जल्द करा के आपको उचित मुआवजा प्रदान करेगी। और आपसे आग्रह है कि हाथी से छेड़छाड़ ना करें, अपना सुरक्षा का ख्याल रखें। चाईबासा में भी जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। जगन्नाथपुर प्रखंड में हाथियों ने डेरा डाले हुए हैं। जैतगढ़ क्षेत्र में धान सब्जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मशाल जलाकर लोग रात भर जागकर फसल बचा रहे हैं, वही मुआवजा और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सिमडेगा में भी जंगली हाथी से लोगों में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि हाथी सड़क को जाम कर दे रहे हैं। जोराम पावर ग्रिड NH 143 सड़क पर हाथी ने जाम लगा दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिर्फ हाथी ही नहीं, बाघ भी लोगों के सिर का दर्द बन गया है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में इन दिनों दहशत का माहौल है। 15 दिनों से गांव के आसपास के जंगल में बाघ देखे जाने की खबर है। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल किनारे अचानक बाघ को देखा गया, उसकी गर्जन सुनाई दी, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत है। अब देखना ये होगा कि इन जंगली जानवरों की दहशत से लोगों को कब तक निजात मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश भगत, चाईबासा से रुपेश प्रधान, सिमडेगा से श्रीरामपुरी, जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। आइए अब ये समझिए कि रिहायशी इलाके में हाथी आखिर उत्पात क्यों मचाते हैं। देखिए, दरअसल हो क्या रहा है, जंगल कम हो रहे हैं और जंगल के कम होने से जो प्राकृतिक आवास है वो कम होता जा रहा है हाथियों के लिए। तो जंगल के कम होने से भोजन और पानी की भी कमी हाथियों को महसूस हो रही है। भोजन और पानी के लिए इंसानी बस्तियों की ओर हाथी चले आते हैं। राजमार्ग, रेलवे ट्रैक और खनन से पारंपरिक रास्तों में भी बाधा हो रहा है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण रास्ता हाथी भटक जाते हैं और रास्ता भटक कर हाथी जो है वो गांव में पहुंच जाते हैं और इंसानी बस्तियों में आना टकराव का कारण भी बन जाता है। यही वजह है हाथी उत्पात मचाते हैं, क्योंकि हाथियों के लिए बहुत ज्यादा जगह अब बचे नहीं है और पानी की खोज में खाने के लिए इधर उधर हाथी जो है वो भटकते रह रहे हैं। चलिए